हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज के अंदर। और आज हमारा थर्ड डे लेक्चर है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं आपके लिए। तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है और ये कैसे एप्लीकेबल होता है और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पता होने जरूरी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं या जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह जब अकाउंटिंग की जाती है तो अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी जगह एक जैसे रहें, कोई डिफरेंस उनमें ना आए। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्रिएट किए गए हैं, जिसे कि गैप भी कहा जाता है। अब बात यह आती है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप अकाउंटिंग इंडिया के अंदर कर रहे हैं और आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स प्रॉपरली इंडिया में प्रॉपर वे में डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं उनके नेचर्स को आपने समझ लिया, उसके क्लासिफिकेशन को समझ लिया। अब आप वर्क करने अमेरिका चले जाते हैं। मान लेते हैं कि आपको अमेरिका में जॉब मिल गई। अब आप अकाउंटिंग जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अकाउंटिंग अमेरिका में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने लर्निंग करी और अमेरिका में जो आप वर्क कर रहे हो उनमें डिफरेंस ना आए, उनके कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल में डिफरेंस ना आए, तो सभी जगह एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, उसके लिए गैप सिस्टम को मैनेज किया गया है। तो अगर हम बात करें कि इस गैप सिस्टम के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले आता है कि जितने भी रूल्स हैं वो एक जैसे रहें हर जगह। जरूरत पड़ने पर उन्हें फ्लेक्सिबल कर दिया जाए। मैन मेड रूल्स रहते हैं, जहां रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर वर्क हो रहा है, अगर उसमें कहीं चेंजेस फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ी तो कर दिया जाता है, इसलिए इसको मैन मेड बोल दिया जाता है। और जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि ये सभी ही जगह एक्सेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे कि हम अगर जितनी भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको डेबिट कंसर्न करते हैं, तो आप कहीं भी जहां पे भी आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, तो वो एक्सपेंसेस डेबिट की कैटेगरी में ही कंसर्न किया जाएगा। अगर हम इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ क्राइटेरिया इसके सेट हैं। एक तो रिलीवेंसी बहुत जरूरी है, रिलीवेंस होना बहुत जरूरी है। जो भी आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिजनेस से रिलीवेंट हैं और प्रॉपर रिलीवेंस रखते हैं। एक इनकी एक ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी होती है कि ये सर्वसामान्य सिद्धांत आप ये कह सकते हैं जो सभी जगह मान्य है और सभी व्यापार में या सभी जगह इस एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया इस गैप सिस्टम के मैनेज रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स और उनके क्राइटेरियाज को। अगर बात करें कि ये प्रिंसिपल्स कितने टाइप के हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो नॉर्मली इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, या आप ये बोल सकते हैं जो अकाउंटिंग की फाउंडेशन रखते हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारी अकाउंटिंग की फाउंडेशंस हैं, जिसके अंदर तीन प्रिंसिपल को कंसर्न किया गया है। नंबर 1, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे ये क्या होता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स और एक्रूअल कंसेप्ट्स। ये जो तीन कंसेप्ट्स आप देख रहे हो ये बेसिक कंसेप्ट्स है या फाउंडेशन कंसेप्ट्स है, जो कि हर बिजनेस में एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट्स, एक्रूअल पीरियड कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट्स,
मैचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप में जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। बिजनेस, इसके अकॉर्डिंग बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन अ फ्यूचर। ये कहता है कॉन्सेप्ट कि जो आपका बिजनेस है, मान लेते हैं कि आज आपने एक बिजनेस, एग्जांपल के तौर पे हम एक छोटा सा इमेज यहां पे बनाते हैं। 1 जनवरी 2023 को आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब आपको ये नहीं पता कि इसकी लाइफ कितनी जाएगी, तो हम ये मानते हैं कि इसकी लाइफ लॉन्ग पीरियड पे जाएगी जिसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है। तो इसका मतलब बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग पीरियड टाइम में होती है। पहला तो बात ये कहता है। और जितना भी लॉन्ग टाइम होता है तो बाहर की जितनी भी पार्टीज हैं जो आपसे बिजनेस में इंटरेक्ट करती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, क्योंकि आपके बिजनेस का कहीं एंड पता नहीं होता है। कंटिन्यूसली हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग समय चलता है। इसीलिए जितनी भी आप बिजनेस में असेट्स आप परचेस करते हैं या असेट्स आप बाय करते हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि हमने पुराने लेक्चर में देखा, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स के अंदर। तो उसका ड्यूरेशन यही होता है, क्योंकि आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका बिजनेस कितना लंबा चलेगा आप, लेकिन ये मान के चलते हैं, पॉजिटिव वे में चलते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म जाएगा। उसी आधार पे हम असेट्स को क्लासिफाइड करते हैं और उस असेट्स के ऊपर हर साल हम डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि डेप्रिसिएशन जो है उसका जो कंसर्न है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका 12 मंथ का पीरियड 31 दिसंबर को बंद होता है, आपने यहां पे जो अकाउंटिंग्स फॉलो की है वही अकाउंटिंग आप आगे वाले आने वाले सालों में भी प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे। एक साल में जो अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज किया है वो ही सेम टू सेम आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, ये कंसेप्ट ही कहता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि आपने कोई सिस्टम फॉलो किया है, वो सिस्टम अब थोड़ा बदल रहा है या आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये भी एक फ्लेक्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपने 100% फॉलो किया है तो यहां भी वही 100% आपको फॉलो करना है। चेंजेस अगर हो सकता है तो 5% चेंजेस आप कर सकते हो, पूरा का पूरा चेंजेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई मेथड फॉलो किया, अब आपको लग रहा है कि मेथड हम चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ रहा है अकाउंटिंग के हिसाब से, आपको जो ज्यादा आपकी कंप्यूटेशन में इश्यू आ रहा है या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल का कॉन्सेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। आपके जो भी टाइम पीरियड में, जब जिस टाइम पीरियड में आपकी सेल होगी उसी समय वो रिकॉर्डेड होगी आपकी बुक्स के अंदर, या फिर सर्विसेज जो भी आप बेचोगे या आप सर्विसेज दोगे। इट इज द इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ये आपने सेल कर दिया तो ये सेल इसी पर्टिकुलर पीरियड का माना जाएगा, चाहे आपके पास कैश आया हो या ना आया हो। आपके पास हो सकता है वो जो कैश है वो पिछले साल का अगले वाले साल में आ जाए, लेकिन वो रिलीवेंसी जो रखेगा वो पिछले साल के अंदर ही ये रिलीवेंसी रखेगा। और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग दैट रेवेन्यू वेदर द कैश इज पेड और देम और नॉट। मतलब कि जो भी आपका खर्चा है, जो अभी आपका एक्सपेंसेस आपने रेवेन्यू कमाने के लिए किया है जिस भी साल, उसी समय वो रिकॉर्डेड कर लिया जाएगा। मतलब कि खर्चा भी जब हुआ है इमीडिएटली उसी समय आपको रिकॉर्डेड करना है, चाहे आपने उस खर्चे के लिए पैसा दिया हो या ना दिया हो। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स का पार्ट माना जाता है। मतलब कुल मिला के जो सेल्स जिस ईयर की है उसमें रिलेवेंट की जाएगी, और जो खर्चा है जब वो हो गया या होने वाला है उसकी सारी की सारे रिकॉर्डेड उसी पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेंशन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स अदर्स कंसेप्ट में है। इसके अनुसार एक बिजनेस और एक बिजनेस करने वाला, मतलब कि ये पर्सन जो बिजनेसमैन है और ये इसका बिजनेस है, इन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। बिजनेसमैन अलग वर्क करता है, ठीक है, कि ये इसके तौर पे पैसा अपना लगाता है, और बिजनेस इसी की एक्टिविटी से इसको इसके पैसे पे प्रॉफिट या लॉस जो भी अराइज होगा इसकी एक्टिविटी से वो उसको करके देगा। लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है कि बिजनेसमैन और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, यस अकाउंटिंग की समय अवधि क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे। नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो 12 मंथ पीरियड की करते हैं और ये पीरियड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। इट मींस अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। 2 इयर्स का इसमें इन्वॉल्व रहता है, 23 और 24 में, इसलिए हम इसको मेंशन करते हैं 23-24 के साथ। वहीं अगर आप बात करें इसके सेकंड मेथड की तो हम यूज कर सकते हैं 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 रहेगा। यहाँ पे ये टाइपिंग में हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि आपका पूरा 12 मंथ एक ही पर्टिकुलर ईयर में मेंशन होंगे। इसको बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर और इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस टू बिजनेस वेरीज करता है, कुछ बिजनेस 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं और नॉर्मली 99% लोग जो हैं वो अप्रैल टू मार्च, और गवर्नमेंट के जो टैक्स स्ट्रक्चर भी हैं वो भी अप्रैल टू मार्च ही फॉलो किया जाता है। इसलिए आप ये देखें कि जो मोस्टली बिजनेस होता है वो इसी टाइम पीरियड में कंसर्न किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है। जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में हमारे लेक्चर्स में देखा है, जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे उनके दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट्स होना है और हमारे दो अकाउंट्स, एक अकाउंट को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट बोलते हैं। जब किसी भी ट्रांजैक्शंस का कोई दो इफेक्ट आ रहा है या दो भाग हो रहे हैं तो एक भाग को हम डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं। तो इसी कंसेप्ट को ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, या भी बोल सकते हैं एक हमारी इक्वेशन क्रिएट होती है कि बोला जाता है कि हमेशा बिजनेस में जो असेट्स है वो इक्विवेलेंट रहनी चाहिए आपके बिजनेस के दायित्व और आपकी पूंजी के बराबर। यही स्ट्रक्चर बैलेंस शीट में फॉलो किया जाता है। मतलब कि बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं। हम आगे पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, अभी केवल समझने के हिसाब से ये जो साइड आपको दिख रही है ये साइड आपकी असेट्स की होती है और ये साइड आपकी लायबिलिटीज की होती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी 100 है तो यहाँ पे भी 100 होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी कंसर्न में रहेगा जब आपकी असेट्स के इक्विवेलेंट ही आपकी लायबिलिटीज एंड कैपिटल रहती है। हम इसको चाहें तो हम कैपिटल फिगर्स को निकालने के लिए आपकी टोटल असेट्स में से आपके लायबिलिटीज माइनस कर देते हो तो आप आसानी से आपके बिजनेस की कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही डेबिट एंड क्रेडिट नॉर्म्स को जनरेट करता है और वो ये बताता है कि आप एक ट्रांजैक्शंस के दो पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको आसानी से समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे एक पेन खरीदा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास पेन आया होगा और मेरे पास से कैश गया होगा। इसी तरह बिजनेस में भी अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो आपके बिजनेस में माल आता है और आपके ही पास से कैश जाता है। तो एक चीज आपके पास से आ रही है और एक चीज आपके पास जा रही है, इसका मतलब आपके दो साइड्स इफेक्ट्स हो रहे हैं। यही ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स बताता है। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विस। जो भी आप रेवेन्यू अर्न करते हो, चाहे आप गुड्स बेचते होंगे या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, रेवेन्यू रियलाइजेशन सेज डिटरमाइन द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। मान लेते हैं आपका टाइम पीरियड है, ये वाली लाइन पे हम बता रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। आपने आपका रेवेन्यू जनरेट किया है इस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो जो रेवेन्यू है वो इस पर्टिकुलर टाइम से ही रिलीवेंट होगा। रेवेन्यू जो रियलाइज्ड होगा, डिटरमाइन जो टाइम पीरियड होगा वो पर्टिकुलर वही टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर वो रेवेन्यू रियलाइज्ड हुई है, आपको मिली है, उसी में उसको वहां पे उसी साल आपको उसको मेंशन करना होगा। किसी अदर टाइम पीरियड में आप उसको मेंशन नहीं कर सकते। मतलब जिस साल में आपको जो चीज मिली है उसी समय आपको, उसी वर्ष आपको उसको रिकॉर्डेड कर लेना है। ये रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है।